हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं बेंजीन का सल्फोनीकरण यानी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन का, यानी इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बेंजीन के ऊपर। अ, हम जानते हैं कि बेंजीन के रिंग में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये पाई बॉन्ड है, ये तीनों। तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं और एक एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कुल मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के रिंग में होते हैं। हमें ये मालूम है कि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो वीक बॉन्ड यानी दुर्बल बंध होते हैं सिग्मा बंध की तुलना में। और ये कहा जा सकता है कि जब ये 3 पाई बॉन्ड हैं और आप ये कह सकते हैं कि 3 डबल बॉन्ड हैं बेंजीन में, DOUBLE डबल बॉन्ड है, तो इसमें योगात्मक अभिक्रिया आसानी से हो सकती है। लेकिन बेंजीन पर योगात्मक अभिक्रिया नहीं होती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से होती है। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं उसके कारण क्या है। पहला कारण तो ये है कि बेंजीन पर अगर योगात्मक अभिक्रिया हो जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग बनाया। सपोज दिस इज बेंजीन रिंग और इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं और इसमें हमने कोई स्पीशीज़, कोई मॉलिक्यूल एक्स वाई को हमने इसके ऊपर ऐड किया बेंजीन रिंग के ऊपर। तो यहाँ एक्स और वाई इस तरह से जुड़े। आप देख सकते हैं कि जो एरोमेटिकता है इस वाले में वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि यहाँ पर एरोमेटिकता को संपन्न करने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। हमें ये भी मालूम है कि जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिकता है, वो बेंजीन रिंग को ज़्यादा स्टेबल करती है। एरोमेटिकता यहाँ पर ख़त्म हो गई है, इसलिए दिस रिंग इज़ नॉट स्टेबल। तो योगात्मक अभिक्रिया यानी या एडिशन रिएक्शन के द्वारा जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है बेंजीन के ऊपर एडिशन रिएक्शन करने पर जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें एरोमेटिकता नहीं है। इसी वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है और हम अगर उस उत्पाद को देखते हैं और एक हाइड्रोजन, जो क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिस्थापन होता है, बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिकता है वो बनी हुई रहती है। इसीलिए एडिशन रिएक्शन जिसमें एरोमेटिकता ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसकी तुलना में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन आसानी से प्रदर्शित करता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करता है। दूसरा कारण ये है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो बेंजीन रिंग में होते हैं वो रेजोनेंस के द्वारा पूरे बेंजीन रिंग में विस्थापित होते हैं। सभी कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस वजह से ये जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन धनी है, जिस पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से आकर्षित हो जाता है और जिससे कि वो प्रतिस्थापित उत्पाद प्रदान करता है और इस प्रतिस्थापित उत्पाद में एरोमेटिकता बनी हुई है। तो ये दोनों कारण हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच होना बेंजीन का, इलेक्ट्रॉन धनी होना और एडिशन के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका एरोमेटिक न होना। इन्हीं दोनों कारणों की वजह से बेंजीन जो है हमेशा आमतौर पर अधिकतर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। आमतौर पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन के ऊपर वो 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 चरणों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं का बनना। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बेंजीन रिंग पर आक्रमण से कार्बोकेटाइन कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती या कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती का निर्माण होता है और तीसरे स्टेप में एक प्रोटॉन का निष्कासन इस मध्यवर्ती से हो जाता है, जो कि सेकंड स्टेप में बनता है। उससे एक प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है, प्रोटॉन निकल के बाहर चला जाता है, जिससे कि सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक प्रोडक्ट यानी प्रतिस्थापित एरोमेटिक उत्पाद हमें प्राप्त होता है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यानी ऊर्जा आरेख।
यहाँ पर जो स्टेप हम 1 हमने अभी पढ़ा था, उस स्टेप 1 को नहीं नहीं प्रदर्शित कर दिया किया जाता ऊर्जा आरेख में, और जो स्टेप 2 हमने अभी इससे पहले पढ़ा था उसको स्टेप 1 माना जाता है, और स्टेप जो 3 है उसको हम स्टेप 2 मानते हैं ऊर्जा आरेख में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, अन्यथा नहीं, अदरवाइज नहीं। और हम क्योंकि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं, वो ये कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है इसमें, उस इलेक्ट्रॉन स्नेही को ई प्लस को हम SO3 लिखें यहाँ पर, ताकि हमारा आंसर अच्छा बने। यहाँ पर SO3 लिखेंगे, यहाँ पर भी SO3 लिखेंगे, यहाँ पर भी SO3 लिखेंगे, और यहाँ पर जब हम लिखेंगे उसको लिखेंगे SO3H, जो कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड उत्पाद है, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा। जब नोट्स बनाए तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हर जगह पे SO3 यहाँ पर और यहाँ पर, और लेकिन जब यहाँ उत्पाद बनाए तो वहाँ पर लिखेंगे SO3H, तो ई की जगह आप SO3H लिखेंगे आखिर में। आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में है, संपन्न हुई है। यहाँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में 2 स्टेप को दिखाया गया है, पहला स्टेप को यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, मैकेनिज्म वाला। तो एक स्टेप जो होता है वो यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ से शुरू होता है। दूसरा स्टेप जो है, मतलब नेक्स्ट वाला जो अंतिम स्टेप है, वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होता है, और ये उत्पाद प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि जो पहला मतलब इन दोनों में जो फर्स्ट, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं के आक्रमण वाला स्टेप है, जिसमें कि कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनता है, उसकी जो एक्टिवेशन ऊर्जा यानी सक्रियण ऊर्जा, उसको EA माने। और सेकंड यहाँ पर दूसरा स्टेप, लेकिन असली में तीसरा स्टेप जो है उसका जो सक्रियण ऊर्जा, उसको EA2 माने। तो आप देख सकते हैं कि EA1 और ये EA2, इन दोनों में से EA1 का मान ज़्यादा है और EA2 का मान कम है। सक्रियण ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है वो रिएक्शन उतना ही, या वो स्टेप उतना ही स्लो होता है। तो ये एक स्लो स्टेप है, और ये यहाँ पर आप लिखेंगे फास्ट। अपनी कॉपी में इस डायग्राम को बड़ा बनाएं और यहाँ पर फास्ट लिखेंगे, यहाँ पर आप स्लो लिखेंगे जब आप नोट्स बनाएं तो। जो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण बेंजीन रिंग पर होता है, वैसे ही नया बंध बेंजीन रिंग के कार्बन और इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बीच में बनना शुरू होता है, और जो एक पाई बॉन्ड था वो टूटना शुरू होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नहीं के साथ बंध बनाने में जुट गए हैं। इस तरह से एक आंशिक बंध वाला हमें संकुल या कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसको ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था पहला का नाम दिया गया है। जब ये बंध बनना पूरा हो जाता है, इस बंध का टूटना पूरा हो जाता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बंध नहीं है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं कि प्लस चार्ज से निकलकर यहाँ पर ये वाला प्लस चार्ज आप लिख सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो ये बंध आंशिक था वो अब संपन्न हो गया है। तो इस तरह से कार्बोकेटायन मध्यवर्ती बना है, और ये ई जो है वो SO3 है यहाँ पर। जो आखिरी चरण है अभिक्रिया में, उसमें यहाँ से ये रिएक्शन मध्यवर्ती के बनने से यानी इंटरमीडिएट के बनने से शुरू होती है, उत्पाद बनने पर ख़त्म होती है। आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन का निष्कासन हो रहा है, यानी कार्बन और प्रोटॉन के बीच का बंध टूटने को है। और जो बेंजीन रिंग में जो पहले पाई बॉन्ड था यहाँ पर, या यहाँ पर आंशिक था, वो दोबारा इस जगह पे बनना शुरू हुआ है डॉटेड लाइन से या आंशिक लाइन से, इसको यहाँ पर दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो ये कार्बन हाइड्रोजन बंध, जो बेंजीन के कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बंध था पूरा था, वो अब टूटने लगा है दूसरे यानी अंतिम स्टेप में। तो ये जो TS2 जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है, उसमें इस तरह के आंशिक बंध बने हुए संकुल का निर्माण होता है, जो कि समय के साथ, क्योंकि रिएक्शन कोऑर्डिनेट है यानी समय है, इसमें रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखें या यहाँ पर टाइम लिखें। टाइम के साथ जो अग्रसित हो रही है अभिक्रिया, प्रोग्रेस कर रही है अभिक्रिया, अंत में ये वाला बंध पूरा बन जाता है, ये वाला बंध टूट जाता है, और हमें ये उत्पाद प्राप्त होता है। एक बार फिर याद दिला दूं, यहाँ पर जो उत्पाद है उसमें SO3 की जगह, यहाँ E की जगह आप SO3H लिखेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप इस ऊर्जा आरेख को अगर हम अच्छी तरह से बनाते हैं अपने उत्तर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो ऐसे में हमारा उत्तर अच्छा हो जाता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप जो ऊर्जा आरेख है सल्फोनीकरण अभिक्रिया के लिए बनाएंगे अपने नोट्स में आसानी से। वीडियो को पॉज करते हुए बनाइएगा ताकि आप नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। बेंजीन का जो सल्फोनेशन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी सामने फॉरवर्ड भी जाता है और वापस भी होता है। देखिए, सामने की डायरेक्शन में अगर जाएं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और रिवर्स रिएक्शन में आए तो हमें बेंजीन पुनः प्राप्त हो जाता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यानी सधूम सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सधूम सल्फ्यूरिक एसिड यानी सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को भी उसमें हम डालते हैं, या फिर जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो इस तरह से डिसोसिएट होता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड उसमें से बन जाए। तो सधूम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है वो इलेक्ट्रोफाइल का कार्य कर रही है, जो SO3 है। आइए देखते हैं कि कितनी कौन सी प्रक्रिया होती हैं, कौन से मेथड्स होते हैं जिसके वजह से सल्फोनेशन या डीसल्फोनेशन होता है। देखिए, रिवर्स सल्फोनेशन भी एक रिएक्शन है, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड उत्पाद यानी प्रोडक्ट मिल गया, उसको अगर हम वाटर के साथ हीट करें, यानी हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम इसका इस्तेमाल करें, डाइल्यूट यानी वाटर भी उसके अंदर होना ज़्यादा मात्रा में, तो हमें बेंजीन वापस प्राप्त हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो SO3H की जगह पे लिखा हुआ है। आपको ये भी ध्यान होगा कि बेंजीन के हर कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, उसको यहाँ नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को दिखाया इसलिए गया है, ये समझाने के लिए कि SO3 की जगह ये H वाटर के प्रेजेंस में वापस बेंजीन का रिवर्स सल्फोनेशन यानी सल्फोनेशन का जो ग्रुप है वो निकल जाता है, और हाइड्रोजन यानी बेंजीन यहाँ पर वापस पुनः प्राप्त हो जाता है। इसके लिए जो हम डाइल्यूट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल और हीट के साथ करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि सल्फोनेशन के विधियाँ क्या क्या हैं। दो मेथड्स हैं सल्फोनेशन के। पहले मेथड में बेंजीन को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कई घंटों तक रिफ्लक्स यानी गर्म किया जाता है, और कई घंटों के बाद सल्फोनेशन का उत्पाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। दूसरी जो विधि है, ये तो पहली विधि है। दूसरी विधि में सधूम सल्फ्यूरिक एसिड यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सिर्फ 40 डिग्री में 20 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, और जिससे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो हमें प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड हो यानी सधूम सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम इस्तेमाल करें तो कम समय के अंदर हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण की जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है बेंजीन में सल्फोनेशन की, उसकी क्रियाविधि को देख लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। पहले चरण में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले चरण में इलेक्ट्रॉन्स ने ही का बनना होता है। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का अगर डिसोसिएशन हो जाता है, बॉन्ड इसके टूटते हैं, तो H2O और SO3 भी बनते हैं, जिसकी वजह से ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड में SO इसमें जो ऑक्सीजन है, तीनों के तीनों ऑक्सीजन सल्फर की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और इसी वजह से ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित किए हुए होते हैं। तो इन जो ऑक्सीजन एटम्स हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो सल्फर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स वीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऑक्सीजन एटम अपनी ओर रेजोनेंस के द्वारा या मिसोमेरिज्म के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इसीलिए सल्फर के ऊपर फिर इलेक्ट्रॉन की कमी यानी डेल्टा प्लस यानी आंशिक प्लस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ऐसे इस वजह से हम देख सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो सल्फर एटम है वो एक इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इसके साथ जुड़े हुए हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, जैसा कि हमने पहले बताया, और वही सल्फर ट्राइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। तो पहले स्टेप के अंत में बना इलेक्ट्रोफाइल SO3, और वो
सेकेंड स्टेप में जो है बेंजीन रिंग के साथ बंध बनाएगा उसका सल्फर एटम। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ SO3 इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग टू फॉर्म द सिग्मा कॉम्प्लेक्स इन विच एरोमेटिक सिस्टम इज एब्सेंट। तो इस स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो सल्फर मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही आक्रमण के द्वारा इस पाई बंध के साथ वो अपना कार्बन के साथ एक नया बंध बना लेता है, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन पर जिससे कि सल्फर बंध नहीं बना रहा है उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। इसको जब पहले बनता है बंध का बनना जब हो रहा होता है, आंशिक बंध बनता है, तो उस अवस्था को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ये जो संकुल बना है इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पुकारते हैं, जिसमें कि बेंजीन रिंग पर प्लस चार्ज है। और वो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं वो रेजोनेंस के द्वारा जहाँ सल्फर जुड़ा है उसके ऑर्थो या उसके पैरा या उसके दूसरे ऑर्थो पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के द्वारा ये जो प्लस चार्ज है वो डिलोकलाइज हुआ। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट होते हैं तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आता है, और ये वाले जो दो कार्बन है जिनके पर सिंगल बॉन्ड है अब वो डबल बॉन्ड हो जाते हैं। डबल बॉन्ड डिलोकलाइजेशन विस्थापन यानी रेजोनेंस के द्वारा हो रहा है। फिर दोबारा देखिए ये जो प्लस चार्ज है इस वाले कार्बन पर ये वाला जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ये नया पाई बॉन्ड बना रेजोनेंस की वजह से। और ये जो प्लस चार्ज है इस वाले कार्बन पर यानी यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इस तरह से जो बनने वाला मध्यवर्ती है इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण के बाद यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड के आक्रमण के बाद वो अनुनाद के द्वारा स्थायी सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसको हम मध्यवर्ती भी कहते हैं जो कि अनुनाद के द्वारा स्थायी है। तो आप यहाँ पर जब नोट्स बनाएं तो लिखें नीचे अनुनाद के द्वारा स्थायी मध्यवर्ती। अब देखते हैं कि तीसरे स्टेप में क्या होता है। तीसरा स्टेप जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन का निष्कासन होता है। प्रोटॉन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज था और ये जिस पे सल्फर जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल ऐड है उन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाता है। देखिए गुलाबी रंग से दिखाया गया है वही इलेक्ट्रॉन जो पेयर है यहाँ शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन युग्म और ये पाई बॉन्ड बना। और उसके साथ ही जो यहाँ पर जो O- है जो यहाँ पर बना है ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, उस माइनस चार्ज की वजह से जो H+ है उसके साथ जाके जुड़ जाता है। एक बार फिर हम इस पहले वाले स्टेप को एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही इसका आक्रमण सल्फर का यहाँ पर बॉन्ड बना है तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन ने अपनी ओर ले लिए थे, तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज है जो कि मैं आपको बताना स्किप कर गई थी, भूल गई थी। तो ये माइनस चार्ज ज़रूर लिखिएगा क्योंकि जब हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित होता है H+ के रूप में इसी O- के साथ जाके वो आकर्षित होकर अपना बॉन्ड बना लेता है जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये O- था, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन के ऊपर आ गए थे तो माइनस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने छोड़कर बेंजीन रिंग को देकर जा रहा है तो H+ के रूप में निकल रहा है और H+ के रूप में जैसे ही वो निकलता है तो यहाँ जो O- है उसके साथ वो बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए ये HSO3 ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ जुड़ गया, आपने ये देखा, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना जिसमें जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और उत्पाद सल्फोनेशन का देता है। सल्फोनेशन एक ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं के ऊपर एक एटम ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वही निष्कासित होने वाले प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सल्फोनेशन। इस सल्फोनेशन की जो उपयोगिता है वो क्या क्या है। सल्फोनेशन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि पहली बात तो इसकी खासियत ये है कि ये रिवर्सिबल है यानी वापस ये बेंजीन रिंग को प्रदान कर देता है। उसका मतलब एक चीज़ और हमें मालूम है, जो SO3H ग्रुप है सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो मेटादिष्टकारी प्रभाव उसका है, यानी बेंजीन पर अगर पहले से ही कोई SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप उपस्थित है और किसी इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण अगर बेंजीन के ऊपर के इस वलय के ऊपर होता है तो वो केवल मेटा पोजीशंस पर
ये है ऑर्थो, ये है पैरा, इसके साथ ये है पैरा, और ये देख सकते हैं ऑर्थो, ऑर्थो पे न जाकर, और ये रहा मेटा। तो इन मेटा पोजीशंस पर ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण करेगा, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। और ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और मेटा पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, उतनी नहीं होती है जितनी कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण देख रहे हैं, तो वो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी मेटा पोजीशन, वहाँ पे वो दिशा निर्देशित हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं इन जगहों पे ऐड हो जाए, उसके बाद हम अगर सल्फोनिक एसिड ग्रुप को हटाना चाहें, तो उसका हम वाटर के साथ, हीट जल के साथ थोड़ा इसको गर्म करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, तो ये जो ग्रुप है वो हट जाएगा, और उसकी जगह यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, इस जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए पहले हम मेटा पोजीशन पे ग्रुप्स को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जोड़ लेते हैं, और फिर अगर हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप को निकालना चाहें, उसके बिना अगर हम उत्पाद चाहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोफाइल आपस में मेटा पोजीशन पे हो, वो तभी आ सकते हैं जब यहाँ SO3 हो, फिर उसका रिवर्सिबल रिएक्शन से इसको हटा दिया हाइड्रोलिसिस के द्वारा, और फिर हमको जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसमें ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर स्थित होंगे। तो ये एक फ़ायदा है जिससे हम इच्छित उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फोनिक एसिड ग्रुप ब्लॉक्स द कार्बन फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय अदर सब्स्टिट्यूएंट्स, सो आफ्टर रिएक्शन इज कंप्लीट इट कैन बी रिमूव्ड बाय सल्फोनेशन। एक और चीज़ है कि सल्फोनेशन, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो SO3 ग्रुप को अगर हम हटाना चाहते हैं, यानी इस कार्बन का या SO3H ग्रुप को हम हटा सकते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी हम उस कार्बन पर लगाएं इस SO3H ग्रुप को जिस पर हम किसी और का आक्रमण नहीं चाहें, किसी और इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण अगर हम न चाहें, ऐसे कार्बन पर हम उसको अगर प्रतिस्थापित कर देते हैं, बाकी जो रिंग है उस पर जो रिएक्शन करना चाहें वो कर लें, मेटा पोजीशन पे जो भी ग्रुप डालना चाहें डाल लें, इस कार्बन को बचाए रखें। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिएक्शन के पूरा होने के बाद SO3 ग्रुप को डाइल्यूट एसिड के साथ हीट करने पर इसको निष्कासित कर सकते हैं। तो इस कार्बन जिस पर वो सल्फर जुड़ा हुआ था, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ था, उसको हम संभाल सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं बिना रिएक्शन के। बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डिटर्जेंट्स, डाइज एंड सल्फा ड्रग्स। तो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें सल्फोनेशन से प्राप्त होता है, वो तरह तरह के डिटर्जेंट, रंजक और ड्रग्स के इस्तेमाल में ये यूज़ होता है। इसके अलावा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है, वो सल्फोनामाइड का उससे हम प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो सल्फोनामाइड्स हैं वो कीमोथेरेपी यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, उपयोगिताएं हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक एसिड के। मुझे उम्मीद है आज जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करते हुए आप देखिए और नोट्स बनाइए, और इसके साथ ही आप जो वीडियो है उसको आप रोक के देखें, पॉज करके नोट्स बनाएं, एक से ज़्यादा बार देखें तो अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।